स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके जीएस सीरीज का पार्ट 19 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा जहाज था, ये पहली कंडीशन है जब ये नदी के अंदर है, और ये दूसरी कंडीशन है जब ये समुद्र के अंदर प्रवेश करा है। तो आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, जब ये जहाज नदी के पानी के अंदर है, ठीक है, तो ये यहाँ तक इसका लेवल है, यानी कि ये ज़्यादा डूबा हुआ है। जब ये जहाज नदी से समुद्र में एंटर कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये कम डूब रहा है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का पानी है ना, उसकी जो डेंसिटी यानी कि उसका जो घनत्व है वो नदी के पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। समुद्र के पानी की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से क्या होगा, समुद्र का जो पानी है जहाज पर ज़्यादा बायोएंट फोर्स लगाएगा, यानी कि अधिक उत्प्लावन बल लगाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जहाज क्या करेगा, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, ये जहाज जो है इस नदी के पानी में ज़्यादा डूबा हुआ है और यहाँ पर ये कम डूबा हुआ है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, उसके अंदर में नमक होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और उस पर जो बायोएंट फोर्स है यानी कि उत्प्लावक बल है वो लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ठीक है। और नदी के पानी की जो डेंसिटी है वो हमारी कम होती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जहाज जो है नदी के पानी में ज़्यादा डूबेगा। तो हमारा क्वेश्चन था, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ये, ठीक है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न उत्तर सत्र। तो शून्यकाल जो होता है वो ऐसा समय होता है जब कोई भी सदस्य होता है ना संसद का, वो बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मुद्दे उठा सकता है और मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता है। ये संसद के अंदर में जो हमारा प्रश्नकाल है, ठीक है, उसके ठीक बाद शुरू होता है और ज़्यादातर जो है दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। इसका उल्लेख संसद की प्रक्रिया के जो नियम है उसके अंदर में नहीं है। ये जो है एक अनौपचारिक साधन है, ठीक है, जो कि 1962 से अस्तित्व के अंदर में है। आप ऑप्शन के हिसाब से स्थगन काल में कंफ्यूज हो सकते थे। स्थगन काल का मतलब होता है जब भी सदन में कोई भी कार्रवाई को एक निश्चित समय के लिए रोका जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्रवाई रुक जाती है। जबकि जो शून्यकाल है ये सक्रिय कार्रवाई का एक हिस्सा है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो हमारा जो सोडियम है ये एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव धातु है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा क्रियाशील मेटल है। जब इसे हवा में खुला छोड़ा जाता है तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड। इसे ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसे जब हम लोग केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं तो इसका हवा और जो नमी होती है उससे संपर्क कट जाता है, जिससे ये सुरक्षित रहता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। वैसे कई लोग जो है वो हवा में ये जलना आरंभ कर देता है, उसको भी सही बोलते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा जो हमारा सोडियम है ये हवा और नमी के संपर्क में आने के कारण एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, ठीक है, कैसी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आग है वो लग जाती है, लेकिन ये जो आग लगने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये जो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है ना उसकी वजह से शुरू होती है, ठीक है। तो पहले हमारा ऑक्सीडेशन होता है, उसके बाद में हवा और जो पानी होता है उसके नमी के कारण क्या करता है, ये आग पकड़ लेता है, तो ये बाद का प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में हवा में इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है अगर ये दिया है तो आप इसी को टिक करेंगे, क्योंकि यही सही उत्तर है, क्योंकि पहले ऑक्सीडेशन ही होता है इसका, ठीक है। और अगर मान लो ऑप्शन में ये नहीं होता तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं कि हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिए, पहले ऑक्सीडेशन हुआ उसके बाद ही फिर ये जलना आरंभ करेगा, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में हमारा ऑक्सीडेशन था तो इसीलिए हम लोग पहले इसको टिक करेंगे। इसके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। तो बिंबिसार जो थे ये मगध के राजा थे और ये हर्यक वंश के थे, ठीक है। इनके समय में ये जो दोनों ही धर्मगुरु थे, ठीक है, हमारे भगवान महावीर और जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने मत का प्रचार किया था। और लेकिन जो अजात शत्रु था, ठीक है, ये बिंबिसार का बेटा था। तो इसके शासनकाल में इन दोनों का जो है निधन हो गया था, ठीक है, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। लेकिन बुद्ध और महावीर के जो समकालीन है उसके अंदर में जो राजा बिंबिसार का नाम जो है वो ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में बिंबिसार ना दिया होता तो अजातशत्रु भी हमारा ठीक होता, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पर बिंबिसार सही उत्तर होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम बनता है। तो हमारा कोई भी जो विधेयक होता है, ठीक है, ये पहले
जो संसद का कोई सा भी सदस्य या तो लोकसभा में जा सकता है पहले, या तो फिर या राज्यसभा में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, फिर दोनों सदनों में पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास में जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास में। राष्ट्रपति के सहमत होने के बाद वो उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसके बाद ये एक कानून या फिर अधिनियम का रूप ले लेता है, ठीक है। हमारा प्रश्न था, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद में अधिनियम या कानून बनता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस या फ्यूल गैस नहीं है? तो इसको हम लोग ऑप्शन से लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भाप अंगार गैस, यानी कि हमारी जो वाटर गैस है। तो ये इसका हमारा सही है, ये हमारी एक फ्यूल गैस है, क्योंकि ये जो है एक मिक्सचर होता है हमारा हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO+H2, ठीक है। ये हमारी वाटर गैस होती है। इसके अलावा हमारे जो प्रोड्यूसर गैस है ये भी ठीक है, ये भी हमारी एक ईंधन गैस है। ये एक नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर होता है, ठीक है। किस किस का मिक्सचर होता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। इसके अलावा हमारी जो लाफिंग गैस है ये हमारी गलत है, ये हमारी फ्यूल गैस नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लाफिंग गैस हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O। हम लोग एनेस्थेटिक गैस यानी कि बेहोश करने वाली गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये एक ईंधन गैस नहीं है, ठीक है। यही हमारा सही उत्तर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, मार्च गैस। ये भी हमारी जो है एक फ्यूल गैस है, यानी कि ईंधन गैस है। इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है CH4, यानी कि हमारा मीथेन। ये जो है ये दलदली इलाकों के अंदर में पाई जाती है मार्च गैस हमारी। यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो जो यीस्ट किण्वन यानी कि हमारा यीस्ट फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, जो आटा है ना उसके अंदर में शुगर होती है, तो शुगर को यीस्ट क्या करता है, खा लेता है और खाकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को छोड़ देता है, ठीक है। तो ये गैस क्या करती है, ये आटे के अंदर में फंस जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा फुला देती है, ठीक है। इससे हमारा जो आटा होता है उसका आयतन यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो बढ़ जाता है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यीस्ट के मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, द्रविड़ शैली। तो चोल शासक जो थे उनके शासन के दौरान दक्षिण भारत में जो मंदिर की वास्तुकला थी वो द्रविड़ शैली थी और ये अपने चरम पर पहुंची हुई थी। द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें क्या था, एक विमान हुआ करता था, यानी कि जो हमारा मेन मंदिर होता था, ठीक है, उसके ऊपर में एक पिरामिड की शेप का एक मीनार होती थी, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारा जो है गोपुरम में क्या होता था, मंदिर का जो परिसर था, ठीक है, मंदिर परिसर के भव्य और ऊंचे जो है प्रवेश करने के द्वार हुआ करते थे, जो गेट थे ना वो काफ़ी ज़्यादा विशाल थे। इसके अलावा जो चार दीवारी थी, इसमें क्या होता था, जो मंदिर था ना उसके मंदिर परिसर में हमेशा एक ऊंची चार दीवारी हुआ करती थी, वो चार दीवारी से घिरा रहता था। चौथी विशेषता हमारी जलाशय, तो मंदिर परिसर के भीतर जो है पानी का तालाब या फिर कुंड जो था वो अनिवार्य हुआ करता था। तो ये द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा हमारी जो नागर शैली थी, ये मुख्य रूप से जो हमारा उत्तर भारत है, ठीक है, ये उत्तर भारत के जो मंदिर थे उनकी वास्तुकला शैली है। इसके अंदर में जो घुमावदार शिखर हैं वो प्रमुख विशेषता थी। और जो हमारी गुफा शैली है ये प्रारंभिक वास्तुकला का हिस्सा थी, जैसे कि जो पल्लव थे उनके समय में। लेकिन चोलों ने क्या किया था, इन चोल जो थे उन्होंने पत्थर के विशाल जो ढांचे थे वो ऐसे मंदिरों पर ध्यान केंद्रित किया था। सल्फर का उपयोग किस में होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है डायनामाइट, ये भी ठीक है। इसके अलावा गन पाउडर ऑप्शन नंबर बी, ये भी ठीक है। फिर बारूद, ये भी ठीक है। तो हमारा ये हुआ ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी में, क्योंकि जो सल्फर है उसका उपयोग हम लोग जो गन पाउडर जिसे हम लोग ब्लैक पाउडर बोलते हैं और जो बारूद होता है, ठीक है, उसके निर्माण में मुख्य रूप से होता है। ये क्या करता है, ज्वलनशीलता जो होती है ना हमारी फ्लेमेबिलिटी, उसको बढ़ा देता है। और इसके अलावा सल्फर के अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि वल्कनाइजेशन, ठीक है, जो रबर होती है उसको मजबूत बनाए रखने के लिए रबर का जो है वल्कनाइजेशन करते हैं, उसमें सल्फर जो है ऐड करते हैं। इसके अलावा जो उर्वरक और जो कीटनाशक यानी कि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। हमारा कई सारे इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर में, जैसे डिटर्जेंट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का जो उत्पादन होता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निकोलो कॉटी।
तो ये एक इटालियन था, ठीक है। कहाँ का यात्री था ये? इटली का, ठीक है। इसने जो है 1420 से लेकर 1421 के आसपास में जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, और ये देवराय प्रथम के समय में विजयनगर में आया था। इसके अलावा हमारा जो अर्थनेसियस निकेतन है, ये एक रूसी यात्री था जो 1470 से लेकर 1474 के बीच में मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमानी साम्राज्य में आया था। और इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। और मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी के अंदर में दक्षिण भारत में आया था, ठीक है। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हैंसांग। तो चीनी यात्री हैंसांग जो था ये 7वीं शताब्दी के अंदर में जो पुलकेशन द्वितीय थे, ठीक है, उसके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य में आए थे। और इन्होंने अपनी जो किताब थी CU की, इसमें भारत और चीन के संबंधों के साथ साथ चालुक्य वंश की शक्ति का भी वर्णन किया था। हैंसांग ने चालुक्य साम्राज्य को मोहो लाचा कहा था, ठीक है। गीत गोविंद गीतकाय के कवि कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयदेव। जयदेव जो है ये 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत के कवि थे। वो उड़ीसा के अंदर में निवास करते थे और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि भी थे। उन्होंने जो गीत गोविंद लिखा था ये राधा और कृष्ण के प्रेम पे आधारित है। श्री पेरम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, किसकी जन्मभूमि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य की। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायन से। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित है और ये ख्याल गायन शैली में निपुण थे और साथ ही भक्ति संगीत के लिए भी प्रसिद्ध थे। इन्हें सन 2008 के अंदर भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र। मनुस्मृति जो है ये मनु ने लिखी थी और रामायण जो है ये वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने जो है 12वीं शताब्दी के अंत में अजमेर राजस्थान में इस सिलसिले की स्थापना की और भारत में सूफी विचारों का प्रसार किया था। ये मूल रूप से जो है ये ईरान से आए थे और इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने 1000 GK GS सीरीज़ का पार्ट 19 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।